हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज तीसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास। और इससे पहले हमने दो क्लास कंप्लीट किया था। जो अभी सीबीटी एग्ज़ाम चल रहा है आईटीआई का, उसी पे आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत अच्छा से निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। समय नहीं नहीं है बचा हुआ। तो जैसे जैसा कि पहले हम मार्कर ले लेते हैं एक। ठीक है। हाँ, चलिए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ लिखा होता है पोसेसिव। पोसेसिव पोसेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो पोसेसिव प्रोनाउन इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। जैसे फर्स्ट में करा है कि माइन, पोसेसिव प्रोनाउन है अस, ही और दे। समझ लीजिए पहले कि पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन भी दो तरह के इसमें होते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है कि जब वह किसी नाउन के पहले लगता है तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। और जब वह स्वतंत्र रूप से अकेले आता है तो उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। जैसे माई जो है, माई हमारा क्या है, आई का क्या बनता है। जैसे आई है, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है और पोसेसिव प्रोनाउन माइन हो जाता है, ठीक है। और यू की बात करें तो यू के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो योर होता है, ठीक है। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या बन जाता है, योर्स बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। और भी है, जैसे वी है तो वी का आवर हो जाता है और यहाँ पे आवर्स हो जाएगा। इस तरह से जो है कि पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन बनता है। वो एक केस का एक टेबल होता है जो आप ग्रामर में पढ़े होंगे। तो उसी अनुसार से अगर हम इसको देखें तो माइन हमारा क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। लेकिन अस क्या है, अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है ना। और ही क्या है, नॉमिनेटिव केस में है और इसको पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं। दे को भी हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे क्योंकि दे नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, माइन ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। हालांकि इसको अगर डिटेल में समझा जाए तो काफ़ी समय लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब इसमें क्या करना है कि कोष्टक में दिया गया ये जो टेरिबल दिया हुआ है इसको देखना है और सेंटेंस को पूरा करना। द क्लास इज लाउड टुडे, यहाँ पे टेरिबल दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है इसमें, इस सेंटेंस में, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिबली, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेइंग गुड बाय। मतलब गुड बाय से संबंधित नीचे जो दिया गया है वो कौन सा शब्द है। तो हाउ आर यू, मतलब ये तो पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, तो ये तो गुड बाय नहीं होगा। सी यू सून, फिर मिलेंगे। और यहाँ पे है यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और भी एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर लग रहा है। सी यू सून का भी मतलब क्या है कि फिर मिलेंगे। मतलब हम जब हम विदा लेते हैं तो बोलते हैं कि सी यू सून, फिर मिलेंगे, या गुड बाय के सेंस में ये आ जाता है। बट हम चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि चौथा ऑप्शन कहता क्या है। वेरी वेल, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा, ये नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर है, नॉट टू बी एबल टू मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग मीन्स। अच्छा, इसका क्या मीनिंग है। मतलब नॉट टू बी एबल टू मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग्स, इसका मतलब पूछा जा रहा है।
तो कांट स्टैंड इट मतलब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाना, इसको याद नहीं कर पाना, इस पर विश्वास नहीं कर पाना, इसको समझ नहीं पाना, इसका मतलब ये हो रहा है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको समझ नहीं पाना, फेल टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिनोनिम्स फॉर पैराडॉक्स इज डैश। मतलब पैराडॉक्स का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है आपसे कि पैराडॉक्स का पर्यायवाची क्या होगा या सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, तो पैराडॉक्स का हो जाता है आपको पजल, पैराडॉक्स का पजल हो जाएगा सिनोनिम्स पर्यायवाची। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 कहता है कि विच फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लॉन्ग हुज हु डोंट स्मोक जनरली लाइव देन दोज हु स्मोक। मतलब सही शब्द के रूप में चुनते हुए रिक्त स्थान को भरिए। जैसे लॉन्ग जो है, लॉन्ग के लिए क्या आएगा, ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया है लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर और वेरी लॉन्ग। क्या इसमें भरा जाएगा, तो लॉन्गर हो जाएगा, लॉन्ग का लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, हाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हालांकि देखिए इस पीडीएफ में थोड़ा सा अजीब तरह का टाइपिंग किया हुआ है, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझने में परेशानी हो रही है। चलिए आगे है कि द फुल फॉर्म ऑफ सीवी इज। सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत ही प्रचलित नाम है सीवी। आप बहुत लोगों के मुंह से सुनते होइएगा कि सीवी, आपके पास सीवी है या सीवी जमा करना है या सीवी देना है, किसी कंपनी में सीवी जमा करना है। मतलब क्या होता है, सीवी का पूर्ण रूप होता है करिकुलम वीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है करिकुलम वीटा, और बाकी है करिकुलम वीटेज है, करिकुलम विट्रा है और वीटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हाँ, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। देखिए ऑप्शन ए और डी दोनों आपका सिमिलर है, केवल वीटा में स्पेलिंग का अंतर है। तो सबसे बेस्ट जो परफेक्ट स्पेलिंग वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। मतलब ये वीटा नहीं होता है, वीटा में होता है VITAE होता है। ठीक है, तो करिकुलम वीटा सीवी का फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 कह रहा है कि वर्ड स्ट्रेस मीन्स टू emphasize if a word has more than one syllable. The word green has one syllable. How many syllable are there in the word expensive? मतलब वर्ड स्ट्रेस का मतलब है कि एक शब्द में से एक से अधिक सिलेबल है तो उस पर जोर देना। शब्द ग्रीन में एक सिलेबल है, शब्द एक्सपेंसिव में कितने सिलेबल होंगे। अच्छा, इसमें सिलेबल पूछ रहा है। स्ट्रेस का मतलब है यदि एक शब्द में एक से अधिक सिलेबल है पर उस पर जोर देना है, पर ग्रीन में एक सिलेबल है तो एक्सपेंसिव में कितने सिलेबल होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3 सिलेबल हो जाएंगे एक्सपेंसिव, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 कहता है कि व्हाट इज एन एडवर्ब फॉर गुड। गुड के लिए एडवर्ब क्या है। ठीक है, तो गुड, बेटर, बेस्ट होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर डी वेल। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेल। गुड, बेटर, बेस्ट में जो है कि वेल हमारा इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, बाकी क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ही पार्ट दिया हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं। एक कंप्यूटर हैज़ 3 मेन पार्ट्स, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड कौन सा।
कंप्यूटर का 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है इनपुट यूनिट और दूसरा होता है आउटपुट यूनिट। तो तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट और सेंट्रल मेमोरी यूनिट और सेंट्रल प्रिपेयरिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही हो जाएगा, सीपीयू हो जाता है। तीसरा भाग क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 10 का ए हो गया। आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कहता है कि एन इंटीग्रेटेड सर्किट इन शॉर्ट आईसी इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड ऑफ मतलब आईसी जो होता है एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डैश का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? तो आईसी जो होता है वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धचालक पदार्थ। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विच करप्ट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में संचित सूचना को करप्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? तो वायरस कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, स्कैनर कहते हैं। तो सभी आदमी जानते हैं कि वायरस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या कहता है कि ये गीगाबाइट डैश इज इक्वल टू, मतलब 1 गीगाबाइट बराबर होता है। तो 1 जीबी बराबर कितना होता है? 1 गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी। तो 1 जीबी इज इक्वल टू 1024 बाइट। नहीं, गलत। 1024 गुने 1024 बाइट। अच्छा, और यहाँ पे 3 बार दिया है, यहाँ पे 4 बार दिया है। ठीक है, तो ये भी मुश्किल है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 13 नंबर, लेकिन बी गीगाबाइट नहीं, सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं आगे की क्वेश्चन। और आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है कि इफ वी आर वर्किंग इन विंडोज इन्वायरमेंट देन द बैकग्राउंड एरिया ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड। मतलब अगर हम विंडो इन्वायरमेंट में कार्य कर रहे हो तो स्क्रीन के बैकग्राउंड एरिया को कहते हैं। अच्छा, जो हम देखिए जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर होता है जहाँ पे हम काम करते हैं विंडो में। ठीक है, तो जो बैकग्राउंड का एरिया जो होता है या स्क्रीन जो होता है ना, उस स्क्रीन को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्क्रीन को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो डेस्कटॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डेस्कटॉप ही कहा जाता है। आगे चलते हैं 15 नंबर कि फायरवॉल इन कंप्यूटर इज यूज फॉर, मतलब कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसमें फायरवॉल का उपयोग जो है कि सुरक्षा, ऑथेंटिकेशन, डाटा ट्रांसमिशन और मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो फायरवॉल का यूज सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, यानी कि सेफ्टी के लिए करते हैं, सुरक्षा के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेगा और इसी तरह का रहेगा। ये सब कंप्यूटर का क्वेश्चन सब है। जैसे अभी पूछ दिया कि मदरबोर्ड इज ए कंपोनेंट ऑफ, मदरबोर्ड डैश का एक घटक है या किसका कंपोनेंट है? तो मदरबोर्ड जो है कि प्रोसेसर का है, बायस का नहीं, बायस का स्पेलिंग गलत है। कंप्यूटर चिप नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं, प्रोसेसर का ही एक घटक होता है या कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज, रैम का विस्तार क्या है? कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म पूछा है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे। और 18 नंबर क्या है? टू शट डाउन कंप्यूटर के करेक्टली, मतलब
कंप्यूटर को सही रूप से शट डाउन करने के लिए क्या करना है, पावर स्विच बटन को कर दे, गलत है। स्टार्ट पर क्लिक करें फिर शट डाउन सेलेक्ट करें, स्टार्ट पर क्लिक करें फिर रीसेट करें, ये नहीं होगा। सामान्य मॉनिटर को बंद कर दे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्ट पर क्लिक करें फिर शट डाउन करें, ठीक है। ये भी एक तरीका है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। 19 नंबर क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल ट्रांसमिशन, मतलब कौन सा नॉन वर्बल संचारण का एक प्रकार है। तो नॉन वर्बल क्या होता है, शारीरिक हाव भाव, आवाज़ की ध्वनि नहीं होगा, आवाज़ की ध्वनि नहीं होगा, दिखावट नहीं होगा, टेलीफोन पर बात भी नहीं होगा। शारीरिक हाव भाव जो होता है वो नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है, बाकी सब क्या है, वर्बल है, बाकी सब वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, फॉर अ गुड ट्रांसमिशन इट इज नेसेसरी टू अवॉइड जार्गन। जार्गन मीन्स, एक अच्छे संचारण के लिए जार्गन से बचना जरूरी है। जार्गन का क्या मतलब होता है, जार्गन का क्या मतलब होता है। चलिए तो स्ट्रेंज लैंग्वेज, ओरिजिनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज नहीं, स्ट्रेंज लैंग्वेज होगा, विचित्र भाषा हो जाएगा। जार्गन का मतलब हो गया विचित्र भाषा, मतलब अलग प्रकार के एक भाषा हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट वाइल टॉकिंग इट मीन्स यू आर, अगर आप बात करते समय किसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ आनंदित हो रहे हैं, असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं और जल्दी में है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है, असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं ना, और बातचीत करने के दौरान अगर हमारा आई कांटेक्ट उसके प्रति नहीं होता है, अगर इधर उधर भटकने लगता है या हम अपने सर को खुजलाने लगते हैं या इधर उधर देखते हैं, इसका मतलब है कि हम उससे दूर हटना चाह रहे हैं, है ना। मतलब हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं, तो हम वहाँ से भागना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ समझ नहीं रहे हैं, ये भी बात हो सकता है कि अगर समझ में भी नहीं आता है तो भी हम क्या करते हैं, इधर उधर मतलब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द स्किल ऑफ लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए पर्सन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, द मीनिंग ऑफ लिसनिंग अटेंटिवली। लिसनिंग का क्या मतलब होता है, तो लिसनिंग का मतलब होता है व्यक्ति द्वारा कहे जा रहे शब्दों को सुनना, दूसरे व्यक्ति को लगातार घूरना, उसकी दिखावट, अवलोकन, पूरे संदेश को समझना। हाँ, अंडरस्टैंडिंग द होल मैसेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी के बात को पूरी तरह से समझ जाते हैं तब समझते हैं कि यहाँ पर गुड लिसनिंग हुआ है, मतलब हम अच्छा से सुने हैं। देखिए यहाँ पर यह भी दिया है कि व्यक्ति द्वारा कहे जा रहे शब्दों को सुनना, एक ये बात हो गया, केवल सुनना, तो इसको हम गुड लिसनिंग में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम क्या है, कोई व्यक्ति बात कह रहा है, हम केवल सुन रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं, है ना। तो सुनने से आपको सुनना नहीं आ गया, यहाँ पर अगर उसकी पूरी बात को अगर आप समझ जाते हैं तब समझिए कि आपको सुनना आता है या सुनने आ गया, मतलब आपको लिसनिंग पावर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, प्लीज टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट द ऑडियो विजुअल एड यू यूज इन योर ITI। मतलब वार्तालाप के दौरान कौन से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह किस प्रकार का प्रश्न है, कृपया आप मुझे आपके ITI में प्रयोग होने वाले ऑडियो वीडियो ऐड के विषय में थोड़ा अधिक बताएंगे। तो ये क्या है, परीक्षण प्रश्न है, इको प्रश्न है और अग्र प्रश्न है या क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आइए आपको 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेयर आर द मतलब साक्षात्कार के दौरान यहाँ कुछ करे और न करे दिए हुए हैं, कौन सा न करे की श्रेणी में आता है? उचित पहनावा, सकारात्मक व्यवहार अपनाना, साक्षात्कार शुरू होने से 15 मिनट पहले आना, अचेतन के बारे में पूछना। तो देखिए 24 नंबर का क्या हो गया, अचानक वेतन के बारे में पूछ देना जो है गलत है ना। वेतन के बारे में नहीं पूछना चाहिए, ये ना करें। जब हम इंटरव्यू में जा रहे हो तो हमको ये नहीं पूछना चाहिए कि हमको सैलरी कितना देगा। अगर ये बात पूछते हैं तो आपको पहले ही निकाल देगा, रखेगा ही नहीं। उसके बाद आइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एथिक्स इज द कंसेप्ट, मतलब नैतिकता धारणा है। कैसा धारणा है? तो ये हो गया लाभ और हानि का, वित्तीय और अवित्तीय का, क्रेता और विक्रेता का, सही और गलत का। एथिक्स क्या है? नैतिकता कैसा धारणा है? सही और गलत की एक धारणा होती है ना, राइट और रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज जो है कि हमने 25 क्वेश्चन किया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और इसमें 25 क्वेश्चन में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। मेरा स्वास्थ्य अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है, कल भी क्लास नहीं कराए थे, परसों भी क्लास नहीं कराए थे। इसके पीछे का रीज़न यही है कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है। मेरा फीवर हो रहा है, सर्दी हो गया हुआ है। आज भी जो क्लास कराए हैं ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, फिर भी हम देखें कि कई दिन अब्सेंट हो गया है, जिसकी वजह से हम सोचे कि चलिए क्लास आज करा ही देते हैं। लेकिन हो सकता है अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो कल भी हम क्लास कराएंगे, अन्यथा 15 जनवरी से फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। और तब तक मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, ठीक हो जाएगा तो फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा। और केवल अभी एक ही क्लास चल रहा है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मेरा स्वास्थ्य जल्द ठीक हो जाए। और जैसे ही ठीक हो जाएगा आपको थ्योरी का भी क्लास और वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी क्लास कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय।